अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जवाब हम लेंगे के साथ मियां तारिक हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान में जो सियासी गर्मा गर्मी है वो इस वक्त अपने अरूज पर है। तमाम सियासी जमातें अपने अपने पॉइंट स्कोरिंग में मसरूफ़ हैं। इस वक्त जो सूरत हाल पाकिस्तान में है उसके मुताबिक पीपल्स पार्टी और नवाज लीग के रहनुमाओं के गर्मा गर्म बयानात जारी हैं। एक दूसरे पर इल्जामात की जो एक बुछाड़ है वो चल रही है। मेमो गेट स्कैंडल जो है वो अपने अरूज की तरफ है, लेकिन जरदारी साहब पाकिस्तान छोड़कर दुबई में जा बसे हैं। अब उनकी वापसी होगी या नहीं होगी ये आने वाला वक्त साबित करेगा। लेकिन कुछ अनासर ऐसे भी हैं जो कि उनकी, या कुछ सियासतदान ऐसे भी हैं जो उनकी वापसी को की बजाय पाकिस्तान में किसी केयर टेकर सेटअप के बारे में खबरें दे रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जनाब हो सकता है कि आने वाले दिनों में शायद जो केयर टेकर टेक्नोक्रेट्स की जो गवर्नमेंट बनेगी उसमें शायद पाकिस्तान के एक नामवर सियासतदान जो हमेशा गवर्नमेंट में रहे हैं, शेख रशीद साहब, वो शायद फिर किसी ना किसी तरह उस ट्रेन में सवार हो जाएं जो इस मुल्क पर हुकूमत करेगी। तो क्या आने वाले दिनों में शेख रशीद साहब इस मुल्क में जो सियासत होने जा रही है उस पर कोई किरदार होगा, इस पर बात करेंगे। सियासी गर्मा गर्मी, अफवाहें और पाकिस्तान का मुस्तकबिल, ये है हमारा आज का मौजू, जिस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ हमने दावत दी है। हमारे साथ मौजूद है हुमायूं उस्मान साहब, मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात हैं अवामी मुस्लिम लीग पाकिस्तान के, और इनके साथ तशरीफ रखते हैं ज़ुबैर खान साहब, सदर है लेबर विंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और नाज़रीन हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे अमीर जमात इस्लामी सिंध जनाब असदुल्लाह भुट्टो साहब, हमें ज्वाइन कर लेंगे। नाज़रीन इसके अलावा दो तीन चीज़ें जो मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि PIA के इस वक्त 12 तैयारे ग्राउंड होने की वजह से PIA का पूरा शेड्यूल जो है मुतासर हो चुका है। अवाम के लिए जो मुश्किलात हैं वो इतनी शदीद हो चुकी हैं। सिर्फ एक इदारा PIA ही नहीं है, रेलवे का भी बुरा हाल है, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लेकर शेख रशीद साहब को रेलवे की बेहतरी के लिए मावनत करने का हुक्म दिया है, जिसके बाद शेख रशीद साहब जो है उस पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो सूरत हाल है उसमें एक ये है कि सियासतदानों की औलादों की सियासत में आने पर एक के खिलाफ जो है एक रिट दायर की गई है लाहौर हाई कोर्ट में, जिसकी समाअत शुरू हो जाएगी। इसके अलावा भुट्टो रेफरेंस की जो है रोजाना की बुनियाद पर समाअत शुरू हो चुकी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कसूरी साहब को जो है नोटिस भिजवा दिया है ताकि वो अदालत में आकर मुद्दई के तौर पर, जो उस भुट्टो रेफरेंस केस में मुद्दई थे, वो आकर अपना मौक़िफ़ पेश करें। इसके अलावा बलूचिस्तान असम्बली ने, जो पाकिस्तान की तारीख में एक अच्छा काम हुआ है कि जब से नेटो ने पाकिस्तान पर हमला किया है, पहली दफा हुआ है कि किसी असम्बली ने उसके खिलाफ करारदाद मंजूर की है, वो बलूचिस्तान असम्बली है। सूरत हाल इतनी गंभीर होने के बावजूद हमारे यहाँ सियासतदानों ने, हमारे हुक्मरानों ने कौमी असम्बली का इजलास बुलाकर एक भी करारदाद या मजम्मत या इस तरह का कोई नहीं किया, ताकि इस मुल्क पर जो एक मुश्किल सूरत हाल है जिसमें हमें अमेरिका के खिलाफ जो है हमने नेटो की सप्लाई बंद कर दी है, उसके बावजूद अभी तक जो है हुकूमत ने नहीं किया। लेकिन बलूचिस्तान असम्बली को फिर भी ये होश आया है कि उसने इतने दिनों के बाद जो है वो करारदाद, मजम्मत की एक करारदाद जो है मंजूर की है। नेटो की सप्लाई ताहाल जो है बंद है। आने वाले दिनों में, अभी थोड़ी देर पहले अमेरिकी सफीर का ये कहना था कि हम माफ़ी नहीं मांगेंगे हमलों की, हमें जो है वो जो उस पर हम ये ज़रूर है कि तकलीफ ज़रूर है और हम माफ़ी नहीं मांगेंगे। लेकिन अब आने वाले दिनों में क्या होगा इस पर बात करेंगे। सबसे पहले हुमायूं उस्मान साहब ये बताइएगा कि अफवाहें बहुत इस मुल्क में चल रही हैं, सियासत बड़ी गर्मा गर्मी की तरफ जा रही है, आप क्या समझते हैं कि जरदारी साहब पाकिस्तान वापस आएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मियाँ साहब, इसमें मैं आपको सिंपल एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ कि मेमू स्कैंडल पे आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने जो टाइम फ्रेम दिया हुआ है वो तकरीबन 19 और 20 तक पूरा हो रहा है, जिसमें फौज ने भी अपना एक उसमें जवाब जमा करवाना है, गिलानी साहब ने भी जमा करवाना है और सदर साहब ने भी जमा करवाना है। और जब तक डॉक्टर पाशा ECG की जो रिपोर्ट है जरदारी साहब की वो सबमिट नहीं करवा देते, अगर वो ECG की रिपोर्ट सही सबमिट करवा देंगे तो जरदारी साहब पाकिस्तान आ जाएंगे। अगर वो रिपोर्ट में कुछ आगे पीछे हुआ तो जरदारी साहब कभी पाकिस्तान नहीं आएंगे। ये मैं बड़े वसूख से और आपके चैनल पे एक न्यूज़ दे रहा हूँ कि ये रिपोर्ट के बाद ही फैसला होगा कि जरदारी साहब पाकिस्तान आते हैं या नहीं आते। वो कब तक इम्कान है उस रिपोर्ट के? देखिए मेरे हिसाब से वो ये कमिंग मंडे तक वो फाइनलाइज हो जाएगा। अगले कमिंग मंडे जो आपका आएगा उसमें ये जब तक क्लियर हो जाएगी। ज़ुबैर खान साहब, आप 25 को कराची में एक जलसा करने जा रहे हैं, आपके यहाँ तहरीक इंसाफ में बहुत सारे लोग शामिल हो रहे हैं। आज भी जो है रिटायर्ड एयर मार्शल असगर खान ने जो है इत्तेहाद किया। पहले कहा गया कि जी वो पार्टी में शामिल हो गए, फिर इत्तेहाद की खबर आई। आप क्या समझते हैं कि ये इत्तेहाद था या आपकी पार्टी के साथ उनकी वो शमूलियत थी? और दूसरी बात यह कि तहरीक इंसाफ में आज एक बड़ा जो है शुरू हो गया है कि जो सीटों के लिए जो है लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं। आज लाहौर में जो इस्लामाबाद में जिस तरह नजर आया कि आज सारा दिन मार कुटाई होती रही, क्या तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल ऐसे ही रहेगा कि इक़्तिदार मिलने से पहले ही जो आप लोगों ने लड़ाइयाँ शुरू कर दी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए पहली बात तो ये है कि तहरीक इंसाफ का जो 25 तारीख का जलसा है जी जी, वो तो इंशाअल्लाह जलसा तो बहुत बड़ा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, दूसरी बात आपने कि देखें जो लड़ाइयाँ हैं
ये तो आपस में कारकुन या छोटे मोटे अहदेदार, ये तो आपस में हर पार्टी में होता है, बल्कि दूसरी पार्टियों में तो मैं समझता हूँ गोलियां तक चलती हैं। ये तो छोटी मोटी बातें होती हैं, तो मैं समझता हूँ ये जमहूरियत के अंदर ये सारी चीज़ें चलती हैं। इसका कोई ऐसा नहीं है कि पार्टी में हमेशा होता रहेगा। वक्त ये बताइएगा, आज इस्लामाबाद की सड़कों पर जिस तरह दौड़ें लगी रही कारकुनों की, जिस तरह एक दूसरे को गाली गलोच हुई, गालम गलोच हुई, ये सारा कुछ हुआ, उसके बाद आप समझते हैं कि इक़्तिदार में आने के बाद आप लोगों की वो बिल्कुल अमनो-मान हो जाएगा? बात पता क्या है, ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर दौड़े लगे कुछ ये तो आपस में छोटे लोग थे, कारकुन थे, आपस में लड़ रहे थे, कोई मसला नहीं था। लेकिन उसके बाद में जब बड़े बैठे मसला हल हो गया, मामला खत्म हो गया। उसके बाद आपने देखा इमरान खान वहाँ इत्तेफाक की बात, बड़े बैठ के कहानी खत्म हो गई। ये चीज़ें चलती रहती है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। और सबसे बड़ी बात है पार्टी बड़ी हो रही है। जब पार्टी बड़ी होती है तो इस किस्म की चीज़ें कहीं ना कहीं होती हैं, लेकिन उसकी इतनी अहमियत नहीं होती, क्योंकि आज तहरीक इंसाफ जो है, मैं समझता हूँ कि पूरे मुल्क के अंदर जिस तरीके से उसमें नौजवान तबका आ रहा है, जिस तरीके से ख़वातीन आ रही हैं, तो हम समझते हैं जिस तरह लेबर यूनियनें आ रही हैं, मैं समझता हूँ कि इस आने वाले वक्त में तहरीक इंसाफ जो है एक बहुत बड़ी पार्टी बन रही है, तो उस पर ये चीज़ें कोई इतनी अहमियत नहीं रखती। ठीक है। अच्छा हुमायूं, एक चीज़ देखने में आई है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने मेमो स्कैंडल के हवाले से जितनी वो सख्त मौक़िफ़ अपनाया था, सुप्रीम कोर्ट गए, उसके बाद कल से उनके कुछ लहजे में तब्दीली आ रही। क्या मियां साहब का स्टांस ऐसा ही रहेगा जितना सख्ती उनके मौक़िफ़ में पहले थी, या उनके मौक़िफ़ में कोई तब्दीली आएगी, कोई नरमी आएगी? देखिए, मियां साहब से बिल्कुल उनके राब्ते हुए हैं पीपल्स पार्टी के दोबारा, और ये मैं आपको ये भी बड़े वसूख अपने जो ज़राए हैं उनके तहत आपको बता रहा हूँ। और उनमें फिर एक बंदरबांट हुई है कि जी सेनेट के इलेक्शन अगर होते हैं और उसमें क्या हिकमत अमली होगी, कौन कौन से सेनेटर होंगे, तो उसमें नून ने अपनी तरफ से एक मौक़िफ़ रखा है कि जी जो भी सेनेटर होंगे विद चेयरमैन वो हमारी अप्रूवल से अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो हम आपके साथ दोबारा चलने के लिए तैयार हैं। और ये बिल्कुल उनके साथ दोबारा अंडरस्टैंडिंग हुई है। मैं समझता हूँ कि उनको एक डर सबसे बड़ा तरीके इंसाफ से भी है, वो नहीं चाहते कि हम फौरी तौर पर इलेक्शन पे जाएं और जो बूम इस वक्त इमरान खान को मिला हुआ है उस बूम से उनको नुकसान हो। शायद उस बूम को वो खत्म करने के लिए मजीद टाइम चाहते हैं, और ना ही वो चाहते हैं कि जिस तरह नवाज शरीफ हर चैनल पे आके कहते हैं कि जी हम नहीं चाहते कि जमहूरियत खतरे में पड़े और कोई और रास्ता निकल आए। किसी और रास्ते की तरफ नवाज शरीफ तो खुद नहीं जाना चाहते हैं। नहीं, आप समझते हैं कि क्या ऐसी सूरत हाल में जब नवाज शरीफ साहब किसी और रास्ते की तरफ नहीं जाना चाह रहे, हुकूमत की करप्शन अरूज पर है, कौमी इदारे तबाह हो चुके हैं, मुल्क की सलामती खतरे में है, ऐसी सूरत हाल में क्या मुमकिन है कि कोई अदर देन कोई कानून के तहत आते हुए कोई ऐसा रास्ता इख्तियार किया जाए कि कोई दूसरा? देखिए, मैं आपको आपने बहुत अच्छी बात की मियां साहब, इदारे तो तकरीबन तबाह हो चुके हैं। सबसे बड़ा इदारा तो हमारा रेलवे है। आपने जिस तरह रेलवे का शुरू में जिक्र भी किया, और 19 करोड़ इस वक्त 18 करोड़ कोई बोलता है, कोई 16 करोड़ बोलता है, कोई 17 करोड़ पाकिस्तान की आबादी बोलता है। मेरे हिसाब से 18-19 करोड़ की आबादी है, और इसमें से हर साल 10 करोड़ लोग ट्रेन के जरिए सफर करते हैं। और आपका ट्रेन का हाल आपके सामने है कि तबाह कर दी गई है। यानी गरीबों की सवारी थी, सिर्फ अपनी ट्रांसपोर्ट, जाती ट्रांसपोर्ट चलाने के लिए। जो हमारे आपने रेलवे मिनिस्टर का बयान भी देखा पिछले दिनों, किस तरह उन्होंने दिया कि जी सऊदीया में ट्रेनें नहीं चलती, बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ पे ट्रेनें नहीं चलती। तो मैं समझता हूँ ये सिर्फ एक निहायत ही शर्मनाक और अफसोसनाक वाकया है। और पाकिस्तान तो बिल्कुल क्लैश हो गया है। पाकिस्तान के अगर आप एक आम आदमी को देखते हैं तो वो तबाही की तरफ जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जब तक अब अवाम को होश के नाखून लेने पड़ेंगे तब तक तब्दीली नहीं आएगी। और रहा बात जिस तरह, मैं बिल्कुल मैं इमरान खान साहब को बहुत लाइक करता हूँ, हमारे दोस्त हैं, ये भी हमारे दोस्त हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो आपके पास इलेक्शन कमीशन का निजाम है वही फोकस है। जो भी बंदा कैंडिडेट इस वक्त इलेक्शन के मैदान में कूदेगा उसको 2 करोड़ रुपया खर्च करना पड़ेगा, और 2 करोड़ रुपए से पहले वो जीत नहीं सकता, क्योंकि पूरा एक सेटअप बना हुआ है, कैंपेन है, इलेक्शन कैंपेन्स हैं, पैनाफ्लेक्सेस हैं, ये सारा खर्चा काउंट करता है। ये तो वो करते हैं। क्या आप समझते हैं कि सेनेट में कोई तब्दीली आ सकती है? सेनेट में कोई इसी तरह की कोई हो सकता है? मुझे तो अभी जो नजर आ रहा है, और मैं देख रहा हूँ कि 3-4 दिन के अंदर आपके सेनेट के जो चेयरमैन साहब है रिजाइन करने जा रहे हैं। इसके पीछे क्या वजूहत हैं वो मीडिया में बाद में ही क्लियर होगी, लेकिन ये जुम्मे तक मेरा ख्याल है कि उन्होंने रिजाइन अपना लिखकर दिया भी था किसी को, और उनसे कहा है कि आप 1-2 दिन सब्र कर लें। रिजाइन की वजूहत क्या है? रिजाइन की वजूहत देखें ना, जब आप उनको जो लीड कर रहे थे वो उनको अकेला छोड़कर चले गए हैं, और उनकी समझ में आ रहा है कि कल अगर ये ECG की रिपोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट में सबमिट होनी है और उनके अगेंस्ट हो जाती है, फिर उनके साथ जितने लोग अटैच थे वो सब उनकी गिरफ्त में आ जाएंगे। तो अचानक से गिरफ्त में आने से पहले वो लोग चाहेंगे कि हम रिजाइन कर अब पाकिस्तान से निकलने का वक्त है, आसानी से निकल जाए। इस वक्त वो आसानी से जा सकते हैं, कल ECL में नाम होगा तो हमें ज्वाइन कर लिया है असदुल्ला भुट्टो साहब, अमीर जमात इस्लामी सिंध ने। असदुल्ला भुट्टो साहब, मुल्क की जो सूरत हाल है, आपको खुशामदीद भी कहता हूँ, जो सूरत हाल है इसमें जो अफवाहें चल रही हैं, जिस तरह की जो गर्दिश कर रही है, जो बातें गुफ्तगू हो रही है पूरे मुल्क में, जो सियासतदान बहस कर रहे हैं, जिस तरह के बयान आ रहे हैं, आप क्या समझते हैं? एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि MMA जो है उसको दोबारा बहाल किया जाएगा। क्या इस तरह आगे मुस्तकबिल देखते हैं पाकिस्तान में सियासत का? तारिक भाई, बात यह है कि पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है,
यहाँ पर इज़हार राय की भी आज़ादी है और माशाल्लाह मीडिया भी जो है वो हर तरह की ख़बरें जो है वो दे रहा है जी। इस वक्त हकीकत ये है कि आसिफ जरदारी साहब जिस अंदाज से मुल्क से गए हैं उससे बहुत सारे सवालात भी पैदा हो गए हैं और ये कोई एक बुरान नहीं है बल्कि इससे पीछे मेमू का बुरान था एक तरफ, दूसरी तरफ ये कि अमेरिका नेटो ने जो हमला किया है उसका बुहरान मौजूद है जी। तीसरी तरफ मुल्क के अंदर महंगाई, बेरोजगारी और बदअमनी का एक बहुत बड़ा बुहरान मौजूद है। इसी तरह से मुल्क के अंदर एक तरफ चौथी तरफ जो है ये है कि हुक्मरानों की कारकर्दगी मायूस कुन से भी बढ़ गई है, अब यूँ समझें कि नाकाबिले बर्दाश्त है। ठीक है, ज़ाहिर है कि इस सूरत हाल में सियासी जो ज़हन रखने वाले पाकिस्तान के शहरी हैं उनके अंदर बेचैनी भी मौजूद है और हुकूमत भी जो है वो आसिफ जरदारी के बाहर जाने की वजह से हुक्मरान टोला जो है वो एक इंतशार का शिकार है। खुद वज़ीर आज़म के बयानात जो हैं मुख्तलिफ आए हैं, वज़ीर आज़म और ऐवान सदर के बयानात आपस में नहीं मिलते। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि ये ऐसी सूरत हाल है जिसमें हर आदमी अपनी जगह पर परेशान है। और एक तरफ तो ये सूरत हाल है, गंभीर सूरत हाल में, दूसरी तरफ ये है कि बिलावल भुट्टो की लॉन्चिंग हो रही है, दूसरी तरफ जो है मियां नवाज शरीफ साहब अपनी बेटी की लॉन्चिंग कर रहे हैं, उनको सियासत में ला रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के अवाम का ये बदबख्ती है कि हम इन लोगों के इनके चंगल से नहीं निकल सकते? मेरा ख्याल है कि आपने सही सवाल किया है कि पाकिस्तान जो है एक जमहूरी मुल्क है, जब पार्टियों में इलेक्शन होनी चाहिए, ये ख़ानदानों की पार्टियां नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि ये भी एक ट्रेंड नहीं होना चाहिए कि जो साबिक जीतने वाले घोड़े हैं वो एक पार्टी छोड़ के दूसरी में चले जाएं, दूसरी से तीसरी में चली जाएं। के साथ मैं इसमें जमात इस्लामी को खराज तहसीन पेश करता हूँ। वाहिद जमात इस वक्त पाकिस्तान की जिसमें प्रॉपर तरीके से इलेक्शन होता है और मैं इस चीज को बड़ा अच्छा समझता हूँ कि जमात इस्लामी ने जो तरीकेकार शुरू किया, ये तरीकाकार हमारी तमाम सियासी जमातें नहीं अडॉप्ट कर सकती और मैं बड़ा इनसे इस बात पे इनसे खुश हूँ कि इनके अंदर एक प्रॉपर सिस्टम है जी। वैसे मैं भी इस पे एक बात कहूँ, बात ये कि 25 तारीख को हमारा कराची में जलसा है और ये कि 26, 27, 28 को जी ये 3 दिन जो है हमारी पार्टी की जो हाई कमान, क्योंकि चारों सूबाई सदर यहाँ मौजूद होंगे, हाई कमान यहाँ मौजूद होगी, तो 3 दिन ये हमारी कमेटी की मीटिंग है। उस कमेटी के अंदर ये तमाम नामजदगियाँ होंगी, नामजदगियाँ नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो मैं कहता रहा हूँ। इसके अंदर हम जो सारा इसका पार्टी के अंदर एक वार्ड लेवल से लेके चेयरमैन इमरान खान तक का इलेक्शन का प्रोग्राम बना रहे हैं। और हम समझते हैं कि मार्च तक हम इमरान खान साहब दोबारा चेयरमैन बन जाएंगे। देखिए ये मैं आपको बताऊँ, बात ये है कि ये सारा प्रोसेस इलेक्शन के ऊपर जाएगा। वो पहले भी एक मतलब जब इलेक्शन हुआ था तो मैं आपको बता दूँ 7 साल पहले तो इमरान खान के सामने दूसरे लोग खड़े हो गए थे। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये वाहिद पार्टी है जो खानदानी पार्टी नहीं बनेगी। ये पार्टी जमात इस्लामी जो है ना, आप उसको तो क्रेडिट दे सकते हैं, बाकी ये दो जो बड़ी पार्टी है, ये पार्टी पाकिस्तान में की खानदानी सियासत पे जा रही हैं, जिनके उनके बेटे, उनके दामाद और अब उनकी लड़कियां भी। तो मैं इन 2 पार्टियों के अंदर, क्योंकि ये चाहती हैं कि पूरा मुल्क हमेशा हमारे कंट्रोल में रहे। आपकी बात कर रहा हूँ, जहां तक नवाज शरीफ की बात है, मैं फिर वो कह देखिए नवाज शरीफ आज भी अपोजिशन लीडर नहीं है, इसलिए 60-62% उनका जो है ना वो सिर्फ पंजाब है। अगर वो कह रहे हैं कि हम हुकूमत को ख़त्म करना चाहते हैं, अगर वो चाहें असम्बली इस्तीफा दे दें तो ऑटोमेटिक हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, लेकिन आज भी वो इस पोजीशन, अच्छा वो ये समझ रहे हैं शायद वक्त के आने तक मज़ीद वक्त मुझे मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी दोनों अपनी पोजीशन कमज़ोर कर रहे हैं और साथ में उनके इत्तेहादी भी। ठीक है, बैठो सर। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि इस वक्त जबकि एक तरफ अमेरिका ने भी पाकिस्तान के कौम की तौहीन की है इस तरह का हमला करके, जिसमें हमारे मेजर भी और तकरीबन 24 हमारे फौजी जो 25 एक मेजर हुआ, 25 हुए ना, तो एक ये जो है ये अल्लाह को शहीद हुए हैं, अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला जगह शहादत फरमाए। लेकिन ये हकीकत ये है कि सारी कौम पे हमला है बेशक। और इस सूरत हाल में हमारे वज़ीर आज़म साहब का ये बयान आए कि हम जो है वो अमेरिका के साथ नए ताल्लुकात के लिए सोच रहे हैं और उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। ये तो उस आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की भी खिलाफ वर्जी है जिसमें अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात पे नजर सानी की बात की गई थी, उस वक्त अभी हमला भी नहीं हुआ। नहीं, आज नजर सानी के लिए जो सफीरों की कॉन्फ्रेंस हो रही है इस्लामाबाद में, आप क्या समझते हैं कि इससे नताइज बेहतर होंगे? पाकिस्तान अपनी खारजा पॉलिसी चेंज करेगा, पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं दुनिया में अमेरिका के साथ जो है दोबारा रिवाइवल होगा, ताल्लुकात को दोबारा असर देखा जाएगा। मेरा ख्याल है कि इसमें भी सबसे बड़ी खराबी ये है कि वाजिद शमसुल हसन जो सबसे ज्यादा ताकतवर सफीर है वो तो आ ही नहीं रहा है। लेकिन वाजिद शमसुल हसन को वो जो है एबटाबाद कमीशन ने तो बुला लिया है ना, तो अब तो आ जाएगा। मतलब ये है कि आज तो नहीं आया है ना, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये इस हुकूमत की एक दिखावे के दांत है। हम तो कहते